ये लास्ट वाली क्लास में तो तुम थे ना? नहीं यार? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि भाई बेसिकली हम लोगों का चल रहा था लॉन्ग एसोसिएशन कि भाई आप एज अ ऑडिटर आपको आपकी लॉन्ग एसोसिएशन जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। उससे फैमिलिटी थ्रेट क्रिएट होता है। तो वो क्या था, उसमें क्या सेफगार्ड से वो हमने पढ़ लिया था। लास्ट हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था लिस्टेड क्लाइंट। तो देखो, अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो फिर ना देन वी हैव डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ सेफगार्ड्स जो हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने दिया क्या, उन्होंने बोला कि अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, ठीक है, या आप एक लिस्टेड क्लाइंट में के एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर रहे हो, या फिर आप कोई दूसरे की ऑडिट पार्टनर हो, ठीक है, तो तीनों ही केस में आप लिस्टेड क्लाइंट के केस में 7 क्यूमुलेटिव सर्विस ईयर्स से ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर और की ऑडिट पार्टनर में फर्क होता है। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो पार्टनर एंगेज्ड है, जो ऑडिट का काम कर रहा है। की ऑडिट पार्टनर मस्त जरूरी नहीं है कि वो एंगेज भी हो, है ना, या वो कुछ काम भी कर रहा हो। तो ये अगर 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स अगर आपने पूरे कर लिए तो अब आप इस काम, अपने सर्विस को पूरा नहीं कर, अब आप अपने क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते हो। तो लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई लाइफ टाइम ही वो हम काम नहीं कर सकते उस क्लाइंट के लिए। उसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइडेड है 5 ईयर्स का। अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर की तरह काम कर रहे थे, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की तरह अगर आपने काम किया है तो 3 ईयर्स का। और अगर आप की ऑडिट पार्टनर रहे हैं तो 2 ईयर्स का आपके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे गिवन है। ये लास्ट क्लास में हो गया था। इसके बाद ये भी पढ़ा दिया था कि भाई ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड इंडिविजुअल एंगेजमेंट टीम में नहीं रह सकता है, ना ही एंगेजमेंट टीम को कंसल्ट कर सकता है, ना ही क्लाइंट को कंसल्ट कर सकता है, ना ही किसी दूसरी अदर प्रोफेशनल सर्विस ऑडिट क्लाइंट को दे सकता है, ना ही कोई ऐसा रोल वो लेगा जहां पे सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद सीनियर मैनेजमेंट और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। ऐसे भी कोई रोल में नहीं हो सकते जहां पे आपका इंटरेक्शन आपके क्लाइंट के सीनियर मैनेजमेंट के साथ में होता हो, या फिर आप अपनी ऑडिट के आउटकम, आप क्लाइंट के ऑडिट के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ऐसा भी आप कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर था? ये तो लास्ट क्लास में ही हो गया था ना, हम लोगों को आगे बढ़ना है अब इसमें। तो R54.20 के बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन अपने को दिया है कि ऐसा किस जग ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे और ये 7 ईयर्स के बाद भी एज ऑडिटर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द की ऑडिट पार्टनर मे बी परमिटेड टू सर्व 1 ईयर एक्सटेंसिव कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑडिट क्वालिटी। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि अगर ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि जो की ऑडिट, अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर को लिबर्टी नहीं है, सिर्फ किसको लिबर्टी इन लोगों ने दी है? की ऑडिट पार्टनर को लिबर्टी दी है। एक्सेप्शन सिर्फ की ऑडिट पार्टनर। तो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर ये जरूरी है कि भाई की ऑडिट पार्टनर का रहना ताकि ऑडिट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर पाए हम लोग, तो उस केस में की ऑडिट पार्टनर को हमने 1 साल के लिए क्या किया है, यहाँ पे परमिट किया है कि उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो 1 साल का एक्सटेंशन मतलब 7.1 ईयर, 8 ईयर्स हो गए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। एक सेकेंड। If an audit client become a public interest entity, the length of time served as a key audit partner before the client become a public interest entity is taken into account. ठीक है, तो अब देखो, एक सर्कमस्टांस ये भी आ सकता है कि भाई आपकी जो फर्म है या आपका जो क्लाइंट है, सॉरी ना, आपका जो क्लाइंट है वो पहले पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं था, प्रीवियसली वो प्राइवेट इंटरेस्ट एंटिटी थी, प्राइवेट एंटिटी थी। बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में। ठीक है, बाद में वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप उसके यहाँ पे पहले से पिछले 5-6 साल से 5 ईयर्स से आप ऑडिट कर रहे थे। तो क्या जिस दिन ये कन्वर्ट हुई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में, हमारा 7 ईयर्स का जो
यहाँ पे बाउंडेशन दी गई है, जो रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ से चालू होगा या फिर प्रीवियसली एज अ प्राइवेट में जब वो काम कर रही थी तो ये भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ना, हमारा स्टैंडर्ड जो ये क्लैरिफाई कर रहा है, ये स्टैंडर्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर ऑडिट क्लाइंट आपका पहले से पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी becomes a public interest entity, the length of time served by the as a key audit partner before the client become a public interest taken into। तो आपको ये टाइम जो है वो बेटा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो टाइम आप पहले आप एज अ प्राइवेट इंटरेस्ट एंटिटी में अपने क्लाइंट के लिए ऑडिट कर चुके हो ना, वो टाइम आपका इंक्लूड होगा जब वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आप 10-15 साल 25 साल से उसके ऑडिट किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बने तो आपने सोचा चलो अब 7 ईयर्स 7 ईयर्स का जो है वो तो यहाँ से। तो अगर वो प्राइवेट एंटिटी थी भी सही कोई बात नहीं, उसमें जितना टाइम आप पहले करके आ गए हो वो अब यहाँ पे उसके बाद बचे हुए टाइम का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ऐसा है नेल की भाई ये बात सोचो कि अगर ये ऑलरेडी 7 ईयर्स यहाँ पे निकाल चुका है तो क्या ये अब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में कन्वर्ट होने के बाद इसके ऑडिट कर सकते हैं क्या? कर पाओगे क्या इसकी ऑडिट अब? नो सर। नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। If a key audit partner was a key audit partner on that engagement at a different firm, the length of time served at the prior firm should be taken into account। अब क्या था कि हमारा जो की ऑडिट पार्टनर था, ठीक है, और ये की ऑडिट पार्टनर ही वाज वर्किंग इन अ डिफरेंट फर्म, है ना। वो पहले कोई और ऑडिट फर्म में था, वहां वो क्लाइंट की ऑडिट में की ऑडिट वहां पे वो एज अ की ऑडिट पार्टनर सर्व करके आया और वहां पे वो जो क्लाइंट था वो उनके लिए काम कर रहे थे। ठीक है, अब वो वहां पे छोड़ के आ गया और छोड़ के आने के बाद उसने बोला कि यार चलो ठीक है मैं अब दूसरी फर्म ज्वाइन कर लेता हूँ। तो से फॉर एग्जाम्पल इट वॉज एक्स वाई जेड, जेड वॉज अ की ऑडिट पार्टनर, जेड वॉज अ की ऑडिट पार्टनर। ठीक है, और ये जो फर्म है वो पहले किसकी ऑडिट कर रही थी? वो ऑडिट कर रही थी जी लिमिटेड की ऑडिट कर रही थी। लेटर ऑन एक नई फर्म बनती है ए बी एंड जेड, जेड आ गया यहाँ पर वोट करके। ठीक है, अब जेड जो है की ऑडिट पार्टनर कितने साल के लिए रहा हुआ है? 5 साल के लिए वहां पे रहा हुआ है। तो अब ये जो नई फर्म में आ गया ए बी जेड, अब यहाँ पर इन्होंने इसकी ऑडिट करना चालू किया। तो ये हमारा की ऑडिट पार्टनर कितने साल के लिए रह सकता है यहाँ पर? 2 years। हाँ, 2 इयर्स के लिए हमने इसको सिर्फ बचा हुआ टाइम भी प्रोवाइड करना है ना, इससे ज्यादा के लिए नहीं रह सकता। If a key audit partner was a key audit partner on that engagement at a different firm, the length of time served at the prior firm should be taken into account। तो वो हमको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। एक एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ, an independent regulatory body may provide an audit firm with an exemption from partner rotation if the firm does not have sufficient people with the necessary knowledge and experience to enable partner rotation। ठीक है, अब ये जो वैसे ब्रॉडर यहाँ पे 540.9 ये स्टैंडर्ड है, ब्रॉडर है ना इसका। इन्होंने यहाँ पे परमिट किया है कि भाई रोटेशन एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। may provide an audit firm with an exemption from partner rotation। what is a partner rotation? partner rotation का मतलब होता है जहां पर आपकी फर्म में आपको एक टाइम के बाद एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ए बी और सी ये तीन जने हमारी हमारी फर्म में पार्टनर है। ठीक है, तो रोटेशन का कंसेप्ट ये है कि भाई हम नहीं चाहते कि एक ही पार्टनर लंबे समय तक हमारे एक क्लाइंट की ऑडिट करे।
तो हमने कुछ साल के लिए ए को परमिट करना है कि भाई 2-3 साल तुम ऑडिट करो, यू विल बी द ईपी, यू विल बी द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल 2 इयर्स के लिए आप रहोगे, नेक्स्ट एंगेजमेंट पार्टनर आपको बना देंगे, तब आप हट जाओगे, और उसके बाद हम लोग सी को एंगेजमेंट, इस तरीके से इसको पार्टनर रोटेशन कहते हैं। ये इसका पर्पस ये है कि भाई हम नहीं चाहते कि भाई एक ही पार्टनर लंबे टाइम तक काम करे क्लाइंट के साथ में ना। आया समझ में रोटेशन का यस कंसेप्ट? सर। तो ये रोटेशन का कंसेप्ट होता है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है कि भाई जो है वो काम क्वालिटी जो है वो उसमें हमारी बेटर रहे, अच्छी हम लोग सर्विस दे पाए, इसके लिए रोटेशन जरूरी है। ठीक है, तो ये जो 540.9 है, इट इज बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई इस रूल से एग्जेम्पशन देने का काम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी कर सकती है। तो जैसे अगर आपकी फर्म है और आप इससे एग्जेम्पशन चाहते हो, तो एसीसीए वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है बेसिकली ना, जो आपके प्रोफेशन को रेगुलेट कर रही है, या वो तो जैसे आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करे। अब यूके के अंदर जो दूसरी जैसे एफआरसी है, इंडिया में दूसरी अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो इस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, ठीक है, तो ऐसी बॉडी ही सिर्फ आपको क्या कर सकती है, पार्टनर रोटेशन के जो रूल है उससे एग्जेम कर सकती है। वो भी तभी कर सकती है जब आपकी फर्म ऑडिट कर रही है लेकिन आपके पास लोग नहीं है दूसरे काम करने के लिए, जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज हो, नेसेसरी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो अब अगर मैं पार्टनर रोटेशन पे जाता हूं तो मेरे पास पार्टनर ही नहीं है दूसरे जो काम इस तरीके से कर पाए, तो उस केस में अगर भाई मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी के पास ये राइट है कि वो यहाँ पे ऑडिट फर्म को पार्टनर रोटेशन के रूल से एग्जाम कर दे। ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। अब ये एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मार्टिन सर्व्ड एज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ मेटिशियस कंपनी, अ लिस्टेड एंटिटी। तो देखो, सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें एक हिंट हमको मिला है कि जो कंपनी है वो लिस्टेड एंटिटी है। तो अब अगर लिस्टेड एंटिटी है तो 7 इयर्स वाला रूल आपको अप्लाई करना है ना, याद करो, 7 ईयर रूल अप्लाई होगा। फॉर 5 इयर्स बिफोर टेकिंग अ करियर ब्रेक ऑफ 2 इयर्स, तो 5 साल का उसने एज अ पार्टनर काम किया, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर मार्टिन ने मेडिशियस कंपनी में। उसके बाद 2 साल का उसने ब्रेक लिया है। ऑन रिटर्न टू द ऑडिट फर्म, मार्टिन असाइन्ड एज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ मेडिशियस कंपनी ए। अब कितने टाइम के लिए कर सकता है भाई ये यहाँ पे, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर रहा है, और कितने साल कर सकता है यहाँ पे, 7 इयर्स का ही टाइम है। तो 5 साल तो ये करके आ गया, कितने साल मिलेंगे इसको और करने के लिए? 2 साल। 2 इयर्स के लिए और काम कर सकता है ना। एज द मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड हैज नॉट पास्ड, Martin can only serve for further 2 years, taking the total up to 7 years, after which a cooling period of 5 years must pass before Martin can be involved. तो फिर पास 2 साल के बाद यहाँ पे 7 इयर्स का, सॉरी 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड इसको निकालना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही वापस से एज एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व हो सकता है। सेम हैज बीन द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ फॉर फ्रेम्बॉयज कंपनी, एक और कंपनी है फ्रेम्बॉयज करके। ठीक है, सैम नाम है, सैम जो है ये हमारा ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है फ्रेम्बॉयज कंपनी का 3 साल के लिए। वेन द कंपनी बिकम लिस्टेड, अब ये क्वेश्चन उसके ऊपर दिया गया कि भाई ये कंपनी पहले लिस्टेड नहीं थी, बाद में कंपनी लिस्टेड हो गई है। ठीक है, और जो सैम है बेटा वो इस फ्रेम्बॉयज कंपनी में कितने साल के लिए ऑडिटर रह चुका है, ऑलरेडी 3 इयर्स के लिए ऑडिट रह चुका है, जब हमारी फ्रेम्बॉयज कंपनी वॉज प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, अब ये कंपनी कन्वर्ट हुई है 3 साल बाद यहाँ पे लिस्टेड में। अब बताओ कितने टाइम के लिए और कर सकती है ये? 4। +4 इयर्स, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रीवियस टाइम है वो आपका क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। सैम कैन रिमेन एज द पार्टनर फॉर फर्दर 4 इयर्स एज द 3 इयर्स सर्व प्रायर टू द लिस्टिंग आर टेकन इनटू अकाउंट विद डिटरमाइनिंग द रोटेशन पीरियड। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रोटेट करना, आप एंगेजमेंट पार्टनर आप यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल स्टैंडर्ड था हमारे पास, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, रोटेशन वाला कंसेप्ट। ये क्लियर है नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप। तो हमारा जो हेड चल रहा है वो चल रहा है लॉन्ग एसोसिएशन। ठीक है, लॉन्ग एसोसिएशन मतलब फैमिलिटी हम लोगों का हेड चल रहा है, जिसमें हमने लॉन्ग एसोसिएशन पढ़ा। अब फैमिलिटी का मतलब, जब आप
एक दूसरे से जान पहचान बहुत आपकी अच्छी हो जाए। तो फैमिली में तभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, जब वो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ बहुत टाइम से स्पेंड कर रहे हो तो जानते हो तो ही एक रिलेशन आपका डेवलप होगा। आप अगर उसके परिवार के भी हो, नहीं भी मिल रहे हो तो भी क्या हुआ, फैमिली तो फैमिली होती है। यस और नो? हाँ यार। यस। तो फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप, तो जब आप का जब आपका ऑडिट क्लाइंट आपके साथ किसी फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप में आता है, तो इससे तीन थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं। फैमिलिटी थ्रेड भी क्रिएट हो रहा है, आपका उसके बिजनेस में इंटरेस्ट भी होगा, और इंटिमिडेशन, आपको डर भी लगता है। तीनों तरीके थ्रेड आपके क्रिएट होते हैं। तो अगर मे अकर व्हेन अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, तो इन्होंने देखो ना, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इट इज नॉट लिमिटेड टू द एंगेजमेंट पार्टनर। एक कंसेप्ट एंगेजमेंट पार्टनर का है, एक कंसेप्ट एंगेजमेंट टीम का है। ठीक है, तो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर तक सीमित नहीं है ये चीज, हम पूरी एंगेजमेंट टीम की बात कर रहे हैं। तो फैमिलिटी थ्रेड कब क्रिएट हो रहा है, जब आपका मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम का कोई फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप है क्लाइंट के बिजनेस में। ठीक है, अब ये लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो आपका फैमिली मेंबर है ना बेटा, ये फैमिली मेंबर ऐसा पर्सन है जो पर्सन आपके क्लाइंट के बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगता है ओवर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जरूरी चीज है। तो जो आपका फैमिली रिलेशनशिप आपके एंगेजमेंट टीम में अगर कोई पर्सन, उसका रिश्तेदार अगर आपके क्लाइंट के बिजनेस में है, तो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे ओवर द फाइनेंशियल स्टेट। अब ये मेरी टीम में कोई काम करता है, वो काम कर रहा है, काम करता है, उसका एक रिश्तेदार है जो वहां पे फैक्ट्री में लेबर की नौकरी कर रहा है, उसका क्या लेना देना, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बात बताओ, कोई फर्क पड़ेगा उससे? या छोटा मोटा नो सर। मैनेजर भी, अगर बड़ी कंपनी है वहां पे कोई छोटी मोटी मैनेजर की रोल पे भी लगा हुआ है, सुपरवाइजर के रोल पे भी लगा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज आप ध्यान देना। तो हमें ऐसा ही पर्सन चाहिए जो पर्सन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप क्लाइंट के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रख सके। वही फैमिली मेंबर थ्रेट है। अदर कोई फैमिली मेंबर, अदर कोई पर्सनल रिलेशनशिप आपका वहां पे थ्रेट नहीं है। ठीक है। फैक्टर विच शुड बी कंसीडर विद, तो ये इन्होंने ये फैक्टर दे दिए हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपको करनी है। द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी ऑडिट टीम, तो पहले तो ये देखना है कि भाई जो हमारी एंगेजमेंट टीम में पर्सन है जिसका रिश्तेदार है, उस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने दे रखी है। ठीक है, फैमिली मेंबर एंड द रोल ऑफ द फैमिली मेंबर, और द वीडियो, और जो फैमिली मेंबर है उसका रोल क्लाइंट के बिजनेस में क्या है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप कितना क्लोज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस हद तक जानते हैं, किस हद तक का इनका पर्सनल रिलेशनशिप है, कितने क्लोज रिलेशनशिप है। तो तीन चीजें देखनी है बेटा। पहली बात तो हमारी टीम में वो पर्सन, उसको क्या रोल दे रखा है, दूसरा वो फैमिली मेंबर वहां क्या रोल प्ले कर रहा है क्लाइंट के बिजनेस में, और आपस में दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। ये तीन चीजें आपको देखनी है कंसीडर करते हुए कि ये थ्रेड वाकई थ्रेड है भी या नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो अब अगर आपको लग रहा है कि ये थ्रेड है, अगर आप ही कंसीडर करते हो अरे यार ये तो थ्रेड है, यहाँ पे अब ये ऐसी सिचुएशन में हम आ गए कि भाई हम इस ऑडिट को कैसे कंटिन्यू करें, और ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय की पोजीशन में है, और इस पोजीशन में है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, द इंडिविजुअल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द, तो उसी स्थिति में आपको उस इंडिविजुअल को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी से निकाल देना चाहिए, टीम से बाहर निकाल देना चाहिए ना, ताकि आपकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेड खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा पर्सन है कि भैया वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इमीडिएट फैमिली मेंबर है, where an immediate family member is a position to exert over client financial position performance, where a close family or direct employee in the position, the accounting records of financial following safeguards can be remove करो और structure the engagement so that an individual does। पहली बात तो उसको निकाल दो, और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हमें एंगेजमेंट टीम को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि भाई ये जो है हमारा मेंबर है ना, टीम मेंबर, ये टीम मेंबर क्या नहीं करे, उन मैटर्स के साथ डील नहीं करे जो जो मैटर्स
डील विद मैटर्स, ऐसे मैटर्स के साथ डील नहीं करे। मैटर्स कौन से? जो उसके परिवार के सदस्य के साथ डील कर, मतलब देखो मैं करने तो क्या गया, ऑडिट कर रहा हूं। तो अगर मेरे परिवार का जो सदस्य है मेरे क्लाइंट के यहाँ पर वो काम कर रहा है और वो ऐसी पोजीशन में भी है, तो वो जो काम कर रहा है ना उसको ऑडिट मैं नहीं करूंगा। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरीके से उनको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मैं दूसरों का काम देख सकता हूँ, ऑडिट कर सकता हूँ, मैं उसने जो भी काम किया होगा ना वहां पे, या उसका जहां जहां पे भी इन्फ्लुएंस होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, वो काम मैं यहाँ पर क्या नहीं करूंगा, ऑडिट नहीं करूंगा। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. बेस्ट तो ये बाहर निकाल दो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भी हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई इसको वो रोल ही नहीं देंगे कि जहां पे इसका परिवार का सदस्य है जो वो काम कर रहा होगा वो उसको ही ऑडिट करेगा। तो फिर आप उसको क्या कर लीजिए, रिटेन कर लीजिए, इतनी सी बात। अदर एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स ऑफ द फर्म, a firm should have policies and procedures in place to provide guidance when a partner। अब इन्होंने यहाँ पे क्वालिटी की बात कर दी कि भाई आपकी ऑडिट फर्म में क्या चीज होनी चाहिए। हमारी ऑडिट फर्म में हमको पॉलिसी बनाने की जरूरत है। किसकी जरूरत है हमको यहाँ पे? हमें यहाँ पे एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। A firm should have policies and procedures in place to provide guidance when a partner of the firm has a family or personal relationship with someone at the client who is able to exert significant influence over the subject matter when the individual is not a member of the engagement team। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भैया अगर वो मेंबर है एंगेजमेंट टीम का, है ना भाई। मैंने अभी ऊपर क्या बात समझाई नियल, कि अगर वो पर्सन मेंबर एंगेजमेंट टीम का तब तो हमारे को पता है क्या करना है ना? ये सुनो, तब तो पता है हमको क्या करना है। ऊपर हम स्टैंडर्ड पढ़ के आ गए, Yes. स्टैंडर्ड ने बता दिया क्या करना है। तो कोई वो तो ऊपर ही हो गया। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं है लेकिन हमारे ऑडिट फर्म में वो एज एम्प्लॉय काम कर रहा है या पार्टनर काम कर रहा है, तो ऑडिट फर्म के पास पॉलिसी होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो कि हमारे यहाँ पे काम कर रहा है या फिर जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या हम लोग क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करेंगे, उसके ऊपर हमको गाइडेंस देने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारी फर्म में पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये देखो, ये इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि भाई वो गाइडेंस क्या होगी। इन्होंने बोला लेकिन आपकी फर्म में ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट की बात है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई एंगेजमेंट टीम में तो लोग नहीं है लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है जो हमारे यहाँ पे काम भी कर रहा है या हमारी पार्टनर है, तो ऐसे केस में कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, वो चीज इन लोगों ने यहाँ पर बताई। तो उसके लिए इन्होंने हमको लिबर्टी दी है कि आप खुद अपनी पॉलिसी बनाओ जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे कि भाई ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, द फर्म शुड स्ट्रक्चर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस एनी पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर द ऑडिट एंगेजमेंट एंड एन एप्रोप्रिएट रिव्यू। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्ट्रक्चर करना है कि कोई भी पोटेंशियल इन्फ्लुएंस हमारे ऑडिट एंगेजमेंट पे, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई भी मेंबर है आपकी फर्म में जिसका कोई भी रिश्तेदार आपके क्लाइंट के यहाँ पे जॉब कर रहा है, नौकरी में लगा हुआ है, तो उस आपको जिम्मेदारियों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई हमारी ऑडिट एंगेजमेंट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, एंड हैव एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर द ऑडिट वर्क परफॉर्म। और उसके अलावा हम लोगों को एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या कराना चाहिए, वर्क हमने क्या किया है वो परफॉर्म कराना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. चलो, उसके अलावा और किन किन चीजों से फैमिलिटी थ्रेट्स क्रिएट्स होते हैं? रिक्रूटमेंट सर्विसेज से होते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब नाउ दी सिचुएशन इज कि क्लाइंट है, अब क्लाइंट से पैसा कमाना है, तो ऑडिटर ने क्या बोला कि मैं ऑडिट के साथ साथ आपको नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देता हूं। अभी नॉन ऑडिट सर्विस क्या है भाई? ऑडिट के अलावा मैं आपके लिए काम करूंगा। क्या काम करोगे? बोल रहा है रिक्रूटमेंट सर्विस दूंगा। क्या दूंगा? रिक्रूटमेंट सर्विस क्या होता है? क्लाइंट को जरूरत है एम्प्लॉयज की, है ना, तो इसने बोला मैं आपके लिए एम्प्लॉयज ढूंढ करके लेकर के आऊंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा किसको आपको नौकरी पे लगना है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर आप इस तरीके की सर्विसेज देते हो तो इससे फैमिलिटी थ्रेट भी क्रिएट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, इंटीमेट, तीनों तरह के थ्रेट अराइज हो सकते हैं इफ द फर्म इज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग सीनियर पर्सन फॉर द क्लाइंट। तो अगर हमारा ऑडिटर
रिक्रूटमेंट सर्विसेज देता है ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो एम्प्लॉयज आपके क्लाइंट के बिजनेस में सीनियर पर्सनल होने वाले हैं। तो इससे फैमिलिटी, सेल्फ और इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके यहाँ पे जो सीनियर पोजीशन पे लगे हुए लोग हैं, उन लोगों की रिकमेंडेशन आपके ऑडिटर ने दी है। ऑडिटर ने दिया ना, आप खुद को उस पोजीशन में रखोगे, आप ऑडिटर हो। आपके क्लाइंट के यहाँ पर जो बड़ी पोस्ट पे लगे हुए लोग हैं, उन लोगों को रिकमेंड आपने किया है, आपने किया रिकमेंड, हाँ या ना? Yes, sir. तो फैमिली, क्योंकि उन लोगों को आप पहले से जानते थे, उनको रिकमेंड आपने किया, आपके कहने पे वो नौकरी पे लगे हुए हैं वहां पर। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? अब आपको ऑडिट करनी है, और उन लोगों ने जो काम किया उसी काम की ऑडिट करनी है। तो हो सकता है कि भाई उनको पहले से जानने के, क्योंकि अब फैमिलिटी पहले से जानते थे, आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट और आपका अंदर का डर कि यार अगर मैं इनके काम में कमियां निकालूंगा तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो गलत हो जाएगी, है ना, ये चीज। तो इन्होंने ये सब बातें बोली कि ये थ्रेट क्रिएट होगा, और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये और बोली कि भैया सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी बात ये भी है कि इन सारे थ्रेड्स के अलावा द फर्म मे बी ऑल्सो कंसीडर्ड अज्यूमिंग, ये मैनेजमेंट का काम है अपने यहाँ पे लोगों को नौकरी देने की। किसकी जिम्मेदारी है? तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना लोगों को नौकरियां देने की। ये बताओ, Yes, sir. उनके यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और आप उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, ये तो हम अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, रिव्यूइंग क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट टू एडवाइस ऑन। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम किस हद तक आपको अलाउ कर सकते हैं इस काम में। आप अपने क्लाइंट को इस तरह की रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपसे चाहता है कि यार रिक्रूटमेंट सर्विस हमें पूरी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप ऑडिट फर्म है और आप समझते हैं, आपके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज है, तो हम क्या चाहते हैं, हम आपसे ये चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो लोग नौकरियां है ना, उनकी क्वालिफिकेशन रिव्यू करने का काम आप कर देना। ठीक है, और उनका इंटरव्यू आप ले लेना, आप रिकमेंड मत करो पूरी तरीके से, क्योंकि भाई वो तो मैं कर ही सकता हूँ ना। आप ऑडिटर हो, आपका क्लाइंट बोल रहा है ठीक है कि यार क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो, आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग ये सब चीजें, तो उनकी क्वालिफिकेशन आप देख लो, रिव्यू कर लो कि भाई वो नौकरी करने के लिए कैपेबल हैं, और उन लोगों का इंटरव्यू आप ले लो। ठीक है, टू एडवाइज ऑन फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, तो सिर्फ फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी की क्या वो फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते, उस हद तक के लिए उनकी क्वालिफिकेशन रिव्यू करना, और उस हद तक के लिए उनको इंटरव्यू करने के लिए आप उनको पास करोगे फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी में, तो ठीक है हम उनको फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो उस हद तक के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज प्रोवाइडेड, दिस इज अलाउड अंडर 609.382। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. रिक्रूटमेंट सर्विस मे बी प्रोवाइड टू एन ऑडिट क्लाइंट प्रोवाइडर क्लियर। अब इसके अलावा रिक्रूटमेंट सर्विसेज में और क्या क्या अलाउड है? ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन, अगर मैनेजमेंट के डिसीजंस, ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट की सुटेबिलिटी डिटरमाइन करना, सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स डिटरमाइन करना, और रेम्यूनरेशन, मतलब मैनेजमेंट अगर अपना काम पूरा कर रहा है, ठीक है, उसको नौकरी पे रखना ही रखना, ये फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। ठीक है, कैंडिडेट सूटेबल सेलेक्ट वो करता है, आप सिर्फ इंटरव्यू और ये सारे काम कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स अगर वो डिटरमाइन कर रहा है, रिम्यूनरेशन अगर वो नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट को क्या कर सकते हो, कुछ हद तक रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला रिक्रूटमेंट सर्विसेज तभी आप प्रोवाइड कर दोगे, है ना, मैं इसको यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ ना, रिक्रूटमेंट सर्विसेज तभी आप प्रोवाइड कर सकते हो अगर इन रिक्रूटमेंट सर्विसेज में से मैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दूं। तो मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारियां अगर वो मैनेजमेंट निभा रहा है, तो बची हुई रिक्रूटमेंट सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? Yes, sir. ये इन्होंने बात, द फर्म कैन नॉट प्रोवाइड रिक्रूटमेंट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट हु वुड बी इन पोजीशन टू एग्जिट। लेकिन अगर आपके क्लाइंट को डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों की जरूरत है, जो बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखने वाले हैं, ऐसे लोगों की तो रिक्रूट करने में आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना बेटा,
तो अपने को एक एक करके प्रोविजन सब ध्यान में रखने पड़ते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि अच्छा ये बात बोली थी, फिर उसके बाद ये लिबर्टी दी थी, फिर उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ चीजें भूल जाऊं। तो अब अलाउड किया, लेकिन कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया आकर के, यहां रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई अगर कोई डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट टीम का, ठीक है, जो कि एग्जर्ट करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस पर्सन के लिए मैं रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब ये भी एक फैमिलिटी थ्रेड का एग्जांपल है, एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारी ऑडिट फर्म है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट मे अराइज वेयर एन एम्प्लॉयर और पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ इट। तो भैया पहले क्या था कि एक ए पर्सन था जो हमारे यहाँ पे पार्टनर था, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय था, और ये हमारे यहाँ से छोड़ करके कहाँ चला गया, क्लाइंट के यहाँ पर चला गया, वहां नौकरी करने लग गया और कंपनी का डायरेक्टर बन गया, या फिर कोई एम्प्लॉय बन गया है, वहां पे जाके नौकरी करने लग गया है, लेकिन ऐसी पोजीशन में आ गया है जहां पर क्या रखता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, अब क्या रख रहा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और अदर, या फिर हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में। अब क्या है भैया सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट हो गया है, फैमिलिटी भी हो गया, इंटिमिडेशन भी हो गया, क्योंकि ये तो पहले ही हमारी फर्म में था, अब हमारी फर्म को ऑडिट करनी है। तो जो पर्सन वहां पे आपके यहाँ पे पहले काम कर रहा था, अब वो वहां पे जाकर के डायरेक्टर और एम्प्लॉय अगर बन गया है, ठीक है, तो इससे जान पहचान वाला खतरा तो हो ही जाता है, क्योंकि आप उसको पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो नहीं जानते हो, Yes, sir. आपके यहाँ पहले काम कर रहा था। सेल्फ इंटरेस्ट, अब आप उस बिजनेस में आपका खुद का भी इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और इंटिमिडेशन, अब आपको डर भी है ना। अब इनको धीरे धीरे अपन लोग डिस्कस करते हैं ना। फर्म शुड इंश्योर नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन रिमेन्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द फर्म। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको क्या इंश्योर करनी है कि भाई आपके क्लाइंट के बीच में और आपके बीच में, तो वो जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है ना, उसके और आपके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, कोई भी रस्सी बंधी हुई आग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड सच एज एंटाइटलमेंट तो बेनिफिट्स ऑफ ऑन, तो अब कनेक्शन का मतलब हो गया कि भाई ऐसा नहीं हो कि आज की डेट तक हम उसको कुछ फायदा दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस और किसी भी तरीके से, और पार्टीज ना हमारे फर्म के बिजनेस में वो अब कोई पार्टिसिपेट करता है ना कोई प्रोफेशनल, तो अगर हमारे यहाँ से चला गया है तो पूरा चला गया है, अब उसका और हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा है सिग्निफिकेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आया समझ में, क्लियर है भाई, हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन अब हमारा आज की डेट में उसके साथ कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई फायदा, कोई पेमेंट, कोई उससे राय मशवरा, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, कोई पार्टिसिपेशन हमारे बिजनेस में हम नहीं ले रहे हैं। आगे समझ में क्लियर है यहां तक, यस और नो? तो कनेक्शन पूरा खत्म। Yes, sir. पहली चीज, अब ये थ्रेड कितना किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये थ्रेड कितना है, ये कितना थ्रेड है, तो ये देखना, ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन जाकर के उसने क्या तो पोजीशन इन्वॉल्व करी है, उससे पहले वो हमारी ऑडिट टीम में क्या इन्वॉल्वमेंट था उस पर्सन का, ठीक है, उसके अलावा एज अ ऑडिट टीम मेंबर वो कितना इंडिविजुअली, वो हमारे पास कितने टाइम तक यहाँ पर रहा है, द फॉर्मर पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द ऑडिटिंग, और क्या पोजीशन, ठीक है, तो कैसे उसको इन्वॉल्व कर रखा था, ठीक है, कितना टाइम से वो टीम मेंबर की तरह काम करता आया था, और उसने फॉर्मल क्या पोजीशन होल्ड कर रखी थी इंडिविजुअल ऑडिट टीम में, ये सब चीजें हमको कंसीडर करना पड़ेगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि क्या, अब दिक्कत यही है कि वो पहले ऑडिट टीम में अगर रहा है, तो पहले वो ऑडिट टीम में था तो वो अपने क्लाइंट की ऑडिट कर रहा था, अब उसी क्लाइंट के यहाँ जाके नौकरी करने लग गया, तो वो बहुत सारी चीजें पहले से जानता है हमारे बारे में, उसको पता है हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उसको पता है कि कैसे चीजें छुपानी है, ये सब चीजें पता है ना उसको, यस और नो? Yes, sir. तो अब आपकी सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि पहले वो काम आपके पास कर रहा था, ऑडिट टीम का पार्ट था, और अब वहां जाके नौकरी करने चला गया। तो अब भाई, अब हमको अपनी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को बचाना है, क्या करेंगे, ऑडिट प्लान पूरा मॉडिफाई कर दो, क्योंकि उसको तो ऑडिट प्लान पता है, अगर उसको पता है ऑडिट प्लान, तो हम अगर ऑडिट कर रहे हैं तो अपने ऑडिट प्लान को पूरा मॉडिफाई करो।
assigning individuals to the audit team who have sufficient experience in relation to the individual who has joined the client। ऐसे इंडिविजुअल्स को ऑडिट टीम में लेकर के आओ जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस रहा है इन रिलेशन टू द, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि भाई वही लोग लेकर के आए जो जानते हैं उसको कि वो कैसा काम करता है। क्यों ऐसा क्यों है? भाई मेरे पास अगर टीम में कोई है पर्सन जो कि पहले से उसको जानता है, जिसका उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, ऐसे पर्सन को लेकर के आने के लिए इन्होंने बुलाया। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Have an appropriate who has sufficient experience in relation to the individual who has joined the client, having an appropriate review of the work of the former audit। तो जो पहले की टीम ने काम किया उसके काम को हमको वापस से क्या कराना पड़ेगा? एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है ना? एक सेकेंड। हाँ सॉरी। पार्टनर्स ज्वाइनिंग लिस्टेड क्लाइंट एज डायरेक्टर एम्प्लॉय इन अ पोजीशन टू, अब यहां तक तो बात हो गई, आगे समझ में तीनों सेफगार्ड क्या क्या है भैया, पूरा ऑडिट प्लान मॉडिफाई कर लो। ऐसे इंडिविजुअल्स को ज्वाइन करो ऑडिट टीम में जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल के बारे में जिसने की ज्वाइन किया है क्लाइंट को, है ना। और तीसरा, पुरानी ऑडिट टीम ने जो भी काम किया था उस काम को हमको अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से रिव्यू कराना है। क्लियर है बेटा? समझ पा के बात यहां तक? यस और नो? Yes, sir. नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं लिस्टेड क्लाइंट के ऊपर। अगर पार्टनर, अब यहाँ पे वर्ड भी उन्होंने पार्टनर यूज किया, एम्प्लॉय यूज नहीं किया है। ध्यान रखना हमारे ऑडिट में वर्ड का बहुत फर्क है। आप कोई प्रोविजन पढ़ते हो तो आपको प्रोविजन पता होना चाहिए बनाया किसके लिए गया है। यहाँ पे वो एम्प्लॉय भी लिख सकते थे बट उन्होंने नहीं लिया है, तो हो सकता है केस आपको एम्प्लॉय का दे, आप प्रोविजन पढ़ के गए हो, आपके दिमाग में रह गया कि हाँ प्रोविजन था, बट वो एम्प्लॉय के लिए नहीं है, वो पार्टनर के लिए। तो पार्टनर आपका था ऑडिट फर्म में और वो चला गया आपके क्लाइंट के यहाँ पे, और ऐसे डायरेक्टर और एम्प्लॉय की पोजीशन में आ गया जो कि एग्जर्ट कर सकता है इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्प्रिंट पे। अब इन्होंने क्या बोला कि इट इज इट विल बी प्रिज्यूम्ड, है ना, हम मान लेंगे कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है ना, आपके यहां से छोड़ करके चला गया लेकिन हम मान लेंगे कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। तो जब इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई तो क्या अब आप ऑडिट कर पाओगे अपने क्लाइंट की? फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो उसको? कर सकते हो नहीं कर सकते? कंटिन्यू कर पाओगे क्या अब आप इसको फर्दर? No, sir. नहीं कर। तो अगर आपका पार्टनर छोड़ करके चला गया, क्लाइंट है लिस्टेड, वहां पे जाके डायरेक्टर बन गया, एम्प्लॉय बन गया, इस पोजीशन में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन्फ्लुएंस कर ले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर ले, तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। नाउ कमिंग टू द एक्सेप्शन। अब सर एक्सेप्शन क्या है इसका? Subsequent to the partner ceasing to be a key audit partner or a senior partner, the client has issued audited financial statement covering a period of not less than 12 months and the partner was not a member of the audit team with respect to the audit of those financial statements। तो इन्होंने एक टाइम दिया है ना, समय दिया है 12 महीने का। ये समय क्या है कि जब वो पार्टनर हमारे यहाँ से चला गया, कीजिंग टू बी, वो हमारे यहाँ पे सीनियर पार्टनर है, की ऑडिट पार्टनर था, उसको ये पद छोड़े हुए, ये पोस्ट छोड़े हुए, ठीक है, द क्लाइंट हैज इशूड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवरिंग अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ्स। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टनर छोड़ करके चला गया और उसके जाने से पहले हमने the client has or the client had issued audited financial statement covering a period of not less than 12 months। तो 12 महीने का पीरियड, मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई वो चला गया है लेकिन उसके जाने के पहले जो क्लाइंट है उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए जो 12 महीने के पीरियड को कवर करते हैं। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? हमने क्या बोला? चला गया हमारे यहां से लेकिन उसके जाने से पहले ही क्लाइंट क्या इश्यू कर चुका है? क्लाइंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू कर चुका है 12 महीने के पिछले। आ रहा है समझ में? आया ना? यस और नो यहां तक? ठीक है, तो हुआ, Yes, sir. मैं वापस से नहीं समझाता हूं अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो। हमारा पार्टनर गया,
ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2025 26, इस पीरियड की तो अभी, ये तो पीरियड अभी चल रहा है ना। इससे पहले का कौन सा पीरियड था, 2025, सॉरी 24। तो अगर मेरा पार्टनर लीव करके गया है, ही कीज टू बी ए पार्टनर इन 2025 एंड 26, ठीक है, तो इससे पहले का पीरियड 2024 25, इस पीरियड की ऑडिट हुई होगी, ऑडिट हुई होगी ना इस पीरियड की तो। यस सर। ठीक है, इस पीरियड की ऑडिटेड हुई होगी और क्लाइंट ने इस पीरियड के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज कर दिया। और जो ऑडिट इसकी हुई, ये जो पार्टनर छोड़ करके गया है, ठीक है, ये इस टीम में क्या नहीं था, पार्टनर मतलब ऑडिटर, एज नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम विद रिस्पेक्ट टू डूज, तो ही वॉज नॉट अ मेंबर टू द ऑडिट टीम, नॉट अ मेंबर टू दी ऑडिट टीम। तो जो पिछले 2024-25 की ऑडिट हुई है, उस ऑडिट में उस ऑडिट टीम का ये पर्सन मेंबर नहीं रहा। तो 2025-26 में अगर ये छोड़ करके गया तो 2024-25 की ऑडिट हो चुकी है, ऑडिट हुए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट इश्यू कर चुका है, और इस पीरियड में ये पार्टनर ऑडिट टीम का मेंबर भी नहीं रहा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक केस है जिस केस में हम लोग इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं समझेंगे। आप यहाँ पे ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये बात, तो 12 महीने, तो अब बात ये है कि भी हम लोग 12 महीने का गैप रखना चाहते हैं। तो अगर मान लो 2025-26 में वो गया, और अगर इससे पहले की ऑडिट हमने करी थी और वो ऑडिट टीम में मेंबर था, तो ये गैप नहीं आया है। मेंबर था तो भाई नहीं आया ना, 12 महीने का गैप आया नहीं है, चाहे भले वो ऑडिट हुई है नहीं हुई है। अब ऑडिट हुई और ऑडिट में अगर वो इन्वॉल्व रहा है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, इफ द सीनियर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म ज्वाइंस, तो और अगर आपका कोई सीनियर मैनेजिंग पार्टनर गया है फर्म को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट इंडिपेंडेंट अनलेस 12 मंथ हैव बीन पास सिंस द इंडिविजुअल वाज द सीनियर, तो अगर वो गया, ठीक है, तो कम से कम 12 मंथ्स आप वहां की का ऑडिट नहीं करोगे। ये चीज आपको, 12 महीने का पीरियड आपको ध्यान रहे, अनलेस द 12 मंथ हैव पास सिंस द इंडिविजुअल वाज सीनियर और मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है, तो 12 महीने का गैप आपको रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। ये चीज है। ठीक है, तो ये अपने वो सारे थ्रेड फैमिलिटी वाले तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोगों के सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, ये अपन मंडे को कंटिन्यू करेंगे अब, है ना निहल? ओके सर। कोई डाउट है इसमें तो बता दो। नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। वो चैप्टर 3 के लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर देना। करे में वो 1 मिनट से गलत हो गया है ना? ओके। अभी देख लेना, थोड़ी देर बाद देख लेना उस पे, है ना? ओके। बिल्कुल।